my dear friends, welcome to your favorite channel on YouTube, that is Alan J. तो उड़ान सीरीज का आज आगाज हो चुका है एंड आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री का सेशन देखा होगा आप सभी ने और मजा भी खूब आया होगा। तो मैं लेकर आया हूं फिजिक्स के PYQs और वो PYQs जो हमने पूरी की पूरी तैयारी कर कर सेलेक्ट करे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाए, आप नई ऊंचाइयों तक उड़ पाएं। तो क्या आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के PYQs सॉल्व करेंगे और यह भी सीखेंगे कि आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर पेपर में। हर क्वेश्चन को भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कुछ क्वेश्चन देखकर भी हो जाते हैं। आप केवल ऑप्शंस देखकर जज कर सकते हो कि आंसर क्या है। यह भी तो सीखना है भाई, ये भी तो जानना है, ये भी तो पहचानना है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्टेप्स करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो, आपको बहुत लंबा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें हम सीखेंगे, नॉलेज तो बढ़ेगी सही, साथ ही साथ ये दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनकी जरूरत रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो भी हम इस सीरीज के द्वारा आपको सिखाने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये सीरीज के अंदर बहुत मजा भी आए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिले और आपका एग्जाम के लिए एटीट्यूड भी डेवलप हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सब टॉपिक्स का क्या डिवीजन रहा है पिछले साल के जेईई मेंस के पेपर में। तो बड़े ध्यान से देखो, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप यहां पर देख सकते हो। चार्ज एंड कूलम्स लॉ एक बढ़िया टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एक बढ़िया टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ आप सभी का फेवरेट भी होगा। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका रिपीट टेलीकास्ट एनालॉजी से हम मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल में भी पढ़ते हैं। सिमिलरली गॉस लॉ कहीं और भी यूज आता है नहीं आता? आता है। हाँ सर, कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा देखो, आप टॉपिक ऐसा नहीं कर सकते कि मैं किसी एक चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्किप कर दूं, मतलब उसको पढ़कर ना जाऊं। ये भूल कोई भी बच्चा मत करना। यहां पर मैंने आपको ये जरूर दिखाया है कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं। लेकिन बेटा एक बात बता, अगर इस चैप्टर से मान ले 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं तेरे पेपर में, और वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिस टॉपिक को तू छोड़ गया था, जिस टॉपिक को तू पढ़कर ही नहीं गया, तो क्या आपका एक क्वेश्चन इजी होते हुए भी, मे बी वो क्वेश्चन बड़ा ही इजी आया उस टॉपिक से, मे बी वो क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड है, क्या आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे? और ऐसे बूंद बूंद करके ही तो घड़ा भरता है। अगर आप हर चैप्टर में से कुछ कुछ चैप्टर्स में हर चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक छोड़ते चले गए तो भैया बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर लोगे आप लोग अपने साथ। तो यू डोंट हैव टू बी सिलेक्टिव रिगार्डिंग द टॉपिक्स ऑफ अ चैप्टर। कभी भी भैया सिलेक्टिव मत बनो। हमको 100% सिलेबस कंप्लीशन करना है, मतलब हमें हर टॉपिक की बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक को छोड़ के ना जाएं, उसका बेसिक, उसका एसेंस आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि भाई जेईई मेंस का पेपर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है विद इन दी बाउंड्री ऑफ सिलेबस। सिलेबस की बाउंड्री में रहते हुए क्वेश्चन कहीं भी किसी भी टॉपिक से आ सकता है, और आपका फिर वो कहोगे आप कि मेरा लक खराब था यार, जो मैं पढ़कर नहीं गया वो ही आ गया। भाई लक खराब नहीं होता, इसको बोलते हैं लैक ऑफ प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन सही नहीं थी, आप टॉपिक छोड़कर गए हो, इसमें लक को दोष मत दो, आपकी मेहनत में कमी रह गई है। तो हमको हमारी मेहनत पूरी करनी है, हमको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है, 100% सिलेबस कंप्लीशन करना है, और इसी के लिए हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी पूरी मेहनत करो, हम भी पूरी मेहनत करेंगे, हम दोनों का मिलकर सिलेक्शन होगा जेईई में। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल क्लैरिटी है, एकदम क्लियर है? ओके चलो भाई, एक और बात बताता हूं। मेरे पिछले साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ऑल्दो हर साल मुझे कुछ ऐसे बच्चे जरूर मिलते हैं जिनका सब्जेक्ट नॉलेज आउटस्टैंडिंग होता है, एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स है ना वो उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा होता है। मैं नहीं कह रहा कि वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए या वो एनआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए, मेरे कहने का मतलब है उनका कुछ एक्सपेक्टेशंस थी अपने रिजल्ट के लिए कि यार मेरा सब्जेक्ट नॉलेज इतना तगड़ा है तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाए।
तो जब हमने एनालिसिस करी तो हमने ये जाना कि भाई जो कोई भी कंपटीशन है, चाहे वो जेईई मेंस हो जाए, चाहे वो जेईई एडवांस हो जाए, चाहे वो नीट हो जाए, या इस देश या दुनिया के बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, उसके अंदर केवल और केवल आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं करी जाती माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपनी लाइफ के लिए जो पर्सनल ट्रेट्स है उनको भी चेक करा जाता है। जैसे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है पेपर में, आपका टेम्परामेंट कैसा है पेपर में, आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या विनिंग एटीट्यूड है या नहीं है, क्या आप जीतने की भूख रखते हो या नहीं रखते, ये सब जो पेपर बनाता है वो अकॉर्डिंगली चेक कर लेता है। आप कितने बढ़िया सेलेक्टर हैं इसकी चेकिंग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाती है। कुछ क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं जो पेपर बनाने वाला ही चाहता है कि बच्चा सॉल्व ना करे, क्योंकि इसमें उसका टाइम वेस्ट होगा, वो लेंदी क्वेश्चन होगा और मे बी वो इस लेंदी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दे या फिर अपना टाइम वेस्ट करा ले। वो जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि ये एनालाइज कर पाए कौन बच्चा सेलेक्टिव है और कौन बच्चा सेलेक्टिव नहीं है। कुछ क्वेश्चन केवल इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चे को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑप्शन देके ऑप्शन में यूनिट डायमेंशन देख ले। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स में और अलग टाइप की टिप्स एंड ट्रिक होती है, केमिस्ट्री में अलग टाइप की टिप्स एंड ट्रिक होती है। उन टिप्स एंड ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ही आंसर लगा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का भी चेकिंग होती है, टेम्परामेंट की भी चेकिंग होती है, आपके एप्टीट्यूड की भी चेकिंग होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक नहीं कर रहा माय डियर, वो आपके दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट्स का भी एग्जाम है जिसके अंदर सब कुछ आएगा। तो सर अब 2 साल की इस तैयारी में हमने हमारा सब्जेक्ट पे तो कमांड बना लिया है, सब्जेक्ट तो हमारा स्ट्रांग हो गया, ऐसा हमारी फील है, लेकिन सर इन पर्सनालिटी ट्रेट्स पे कैसे वर्क करें, हम अपना टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें, हम हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें, ये सब सिखाने के लिए ये आखिरी के जो 2 महीने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैक्सिमम टेस्ट अपीयर करने हैं, जितने ज्यादा टेस्ट में अपीयर हो सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट दो बेटा मेन एग्जाम के पहले। इससे आपके सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने आप डेवलप होंगे, अपने आप आपकी एंजाइटी कम होगी, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे पेपर में, आप अपने आप डेवलप कर लोगे पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसमें किसी की जरूरत नहीं है, बस आपको खूब सारा रिवीजन करना है और खूब सारे टेस्ट देने हैं। जब आप ये कर लोगे आप अपने अंदर ये चेंज पाओगे कि हाँ सर जो जो आपने बोला था वो सारी क्वालिटीज मेरे में डेवलप हो गई है। नाउ आई एम रेडी फॉर द मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके अंदर केवल और केवल सब्जेक्ट नॉलेज नहीं बाकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखे जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? चलो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन से ईयर का हमने लिया, 2023, द मोस्ट रीसेंट ईयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं, फिर हम एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बड़े ध्यान से देखो क्या बोला गया है, a cubical volume is bounded by surfaces x equals to 0, x equals to a, y equals to 0, y equals to a, z equals to 0 and z equals to a. The electric field in the region is given by this E naught x I cap. वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, x डायरेक्शन में है और x के साथ ये वेरी भी कर रही है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। वेयर E naught की वैल्यू मुझे गिवन है, A की वैल्यू मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। द चार्ज कंटेन्ड इन द क्यूबिकल वॉल्यूम इज गिवन मी एज Q into 10 to the power minus 14 कूलम। द वैल्यू ऑफ Q इज, आपको Q की वैल्यू बतानी है बेटा E naught या मैं बोलूं एप्सिलॉन नॉट, ये आपको गिवन है 9 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले भाई परम कर्तव्य बनता है, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने है ना, परम कर्तव्य बनता है एक रफ डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा भैया। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाओ, ये क्यूब बनाओ बेटा। क्यूब बड़े ध्यान से देखो, एक क्यूब अपन ड्रॉ करते हैं, ये रहा क्यूब, आपको क्लियरली दिख रहा है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a, ये रहा भाई x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a। तो मेरे पास एक तो ये बन गया, देख x इक्वल्स टू a है ना। फिर है y इक्वल्स टू a, ये रहा y इक्वल्स टू a, बड़े ध्यान से देखना, एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू a, z इक्वल्स टू a ये रहा, बड़े ध्यान से देख, और z इक्वल्स टू 0 वो रहा। तो क्या ऐसा ही क्यूब आप ड्रॉ करोगे? क्या सेम फैशन में ऐसा ही क्यूब ड्रॉ करोगे? इस डिटेल से आप ये क्यूब ड्रॉ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे। अब मुझसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है और मुझे क्या दे रखा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, वो भी एक क्लोज्ड सरफेस में। जैसे ही सामने आया दिमाग में पहला ख्याल आना चाहिए क्या,
गॉस लॉ। क्या ख्याल आना चाहिए दिमाग में? गॉस लॉ। आओ भैया गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है? अरे बोलो यार, बोलो यार, कम ऑन। हाँ, नेट फ्लक्स will be equals to Q enclosed upon epsilon naught। अरे होता ही नहीं होता, अरे होता ही नहीं होता। हाँ सर, किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q enclosed upon epsilon naught। हाँ वही तो अपने को करना है बेटा। नेट फ्लक्स अगर अपन बड़े ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो बड़े ध्यान से देख, केवल दो सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कट करेगी, मात्र दो सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कट करेगी। वो दो सरफेसेस कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। बड़े ध्यान से देखो, एक सरफेस तो ये है और एक फेस ये है इस क्यूब का। इन दो फेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही होगी, बाकी सबको तो इलेक्ट्रिक फील्ड कट ही नहीं कर रही होगी, तो बाकी सारे फेसेस से तो फ्लक्स जीरो। अब केवल इन दोनों से निकालना है बेटा। यहां पर x की वैल्यू क्या है? इस वाले फेस के लिए क्या x की वैल्यू शून्य है? अगर इस वाले पूरे फेस के लिए x की वैल्यू शून्य है तो सोच यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है? शून्य, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया ना ई नॉट एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य है। इस वाले सरफेस पर माइंड इट, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी वैल्यू ई नॉट ए। ये हो गई भाई ई नॉट ए। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या लिखूंगा बेटा मैं? नेट फ्लक्स होगा ई नॉट इंटू ए। बड़े ध्यान से देखना, नेट फ्लक्स होगा बेटा ई नॉट इंटू ए। ये तो क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? एरिया से। दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपन बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? अरे बोलो जीरो। कॉस जीरो कितना हो गया? 1। डॉट प्रोडक्ट करूंगा ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कॉस जीरो हो गया 1। तो ई नॉट इंटू ए, और एरिया कितना हो गया बेटा इसका? ये ए बाय ए है, दिख रहा है, और ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो ए बाय ए है, तो अपन अभी के लिए तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं। दैट विल बी चार्ज इंक्लोज्ड इन दिस सरफेस डिवाइडेड बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई नॉट ये गिवन है 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, वैल्यू पुट करो 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू ए क्यूब बन जाएगा बेटा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, लेकिन माइंड इट सेंटीमीटर में है तो क्या 10 टू दी पावर -6 भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है तो क्या करना पड़ेगा? 10 टू दी पावर -6 विल बी इक्वल्स टू Q enclosed upon epsilon naught, that is given me as 9 into 10 to the power -12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या आता है। Q enclosed कितना आ रहा है बेटा? बड़े ध्यान से देखो, 8 4 जार 32 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर -16, 10 की पावर -12, 12 और 6 18, 18 प्लस 4 10 की पावर, अरे ये कितना होगा? 18, -18 प्लस 4 क्या -14 हो जाएगा? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाँ सर सही कर रहे हैं सब कुछ, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ सही है। ओके, 10 टू दी पावर -14 तो आ गया, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? क्यू निकालना है। क्या यही मेरी क्यू की वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू कितना आ गया भाई? 9 2 जार 18, 27, तो 288 कूलम। ये मेरा यहाँ पर आंसर आ गया है ना? कूलम नहीं है, क्यू की वैल्यू है, तो इसको कूलम में मत लिखो, है ना? कूलम तो पूरा है, ये पूरा है, तो 288 अपने को तो ये आंसर देना है। आया नहीं आया? देख क्वेश्चन में जो बोला गया ना उसका एक फिगर जरूर ड्रॉ करो, आधी फिजिक्स तो वहां सॉल्व हो जाती है। फिर ये सोचो क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, उसके लिए कौन सा कंसेप्ट हमने सीखा है, अप्लाई करो, आंसर पाओ। कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन था। मैं इसको एक मीडियम कैटेगरी में पुट करूंगा जेईई मेंस के हिसाब से। इट वाज नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, इट वाज अ मीडियोकर क्वेश्चन। तो आंसर आपके सामने 288 विच इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? आई बात समझ में? चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए कहां से लिया गया है? 2023 का ये क्वेश्चन है, अगेन रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोला गया है। एज शोन इन दी फिगर, फिगर पहले ही दे दी, आधा काम खुद ने ही कर दिया, अब रफ फिगर ड्रॉ करने की जरूरत शायद ना पड़े, फिगर पहले ही दे दी है। A point charge Q is placed at the center of a conducting spherical shell of inner radius A and outer radius B। भैया ये शेल है और वो भी कंडक्टिंग नेचर का है, अंदर का रेडियस A गिवन है, बाहर वाले का रेडियस B गिवन है, और इसके बीच में क्योंकि शेल है तो अंदर से होल होगा, एकदम सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इन 3 डिफरेंट रीजन्स 1 2 एंड 3 इज गिवन बाय। तो बड़े ध्यान से समझो,
कंडक्टिंग है। अगर बेटा यहां पर क्यू चार्ज रखूंगा, खुद ब खुद बता क्या यहां पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहां पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, कितना होगा बेटा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा इनर सरफेस पर। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अगर माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गया इनर सरफेस पे तो क्या आउटर सरफेस पे प्लस क्यू पहुंच जाएगा, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू पहुंच जाएगा। ओहो हो, तो सोचो क्या ये जो अंदर वाला होलो रीजन है क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल, ये चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी, तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर आ जाता है रीजन टू, रीजन टू तो कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कंडक्टर की बेसिक नॉलेज। हाँ, कंडक्टर में कोई नट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां आ गया भार प्लस क्यू चार्ज, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर होगी, क्योंकि आउटर सरफेस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो क्या यहां पर बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब क्या रीजन थ्री में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिंदास होगी। तो अब देखते हैं ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन जीरो, ये तो गलत, हटाओ, पहले एनालिसिस कर ली। नॉन जीरो है, 2 में जीरो है, 3 में नॉन जीरो है, करेक्ट, यही खत्म, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ो। देखो ये भी सीखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा बी ऑप्शन ही सही आ गया है तो सी और डी पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कर। हाँ, जब तू इसको रिवाइज कर रहा होगा, तुझे बाद में टाइम मिल गया होगा कि यार एक बार पेपर को क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, तब तू चेक कर लेना। बट अगर तुझे पूरा यकीन है कि हाँ यार मैंने लॉजिक सही सोचा है, तो तू बाकी ऑप्शन में अपना टाइम बर्बाद मत करना माय डियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना, वो भी टाइम बड़ा कीमती है, छोटी छोटी बूंदों से ही घड़ा बनता है, मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी बूंदों से ही घड़ा भरेगा, छोटे छोटा जो टाइम तुम बचाओगे ना, ये एंड में बहुत फ्रूटफुल होगा, क्रॉस वेरीफाई करने का टाइम मिल जाएगा पेपर को। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भाई, इसका आंसर देख लो, 2 करेक्ट आंसर है, एकदम लॉजिकल था, कंसेप्चुअल बेस था, कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम कंडक्टर्स, एक आसान क्वेश्चन, अगेन 2023 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर 2023 का क्वेश्चन ही लिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज। तो यहां पर पोटेंशियल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पोटेंशियल, पोटेंशियल से क्वेश्चन आया, बढ़िया बात है। ये दो हाफ रिंग है, एक रेडियस R2 है, एक की रेडियस R1 है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है लैम्डा। तो मुझसे ओ पॉइंट पर पोटेंशियल के बारे में पूछ लिया गया है। पोटेंशियल तो स्केलर होता है, बल्ले बल्ले, पोटेंशियल क्योंकि स्केलर होता है तो आपको पता है यहां पर वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है, क्या लैम्डा की टर्म्स में यहां पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू पता है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो एक लाइन में निकल जाएगी, तो परेशान मत होना, जो पता हो उसको अप्लाई करो, अपने आप आंसर पर पहुंच जाओगे। अगर लैम्डा की टर्म्स में पता है, लैम्डा की टर्म्स में सीधे रख आंसर आ ही जाएगा, लैम्डा की टर्म्स में नहीं पता है, क्यू की टर्म्स में पता है, तो वैसे कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देख, मान लेते हैं कि इस पूरे पे चार्ज कितना है Q1, अरे इस पूरे पे चार्ज कितना है Q1, Q1 की वैल्यू क्या बताएगा तू, ध्यान से देख, अगर इस पे चार्ज Q1 है तो तुम क्या बताओगे, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, दैट विल बी पाई R1, और दूसरे पे चार्ज मान लेते हैं लेटस से Q2 है, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ पाई R2। सर ये लैम्डा इंटू लेंथ क्यों लिख पा रहे हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला होगा, हाँ या ना, हाँ, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, कुछ नहीं बोला जाए तो यूनिफॉर्म ही मान के चलना है, कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मान के चलना है, यूनिफॉर्म मान के चलना है। Q1 Q2 आ गए। अब O पॉइंट पर देख, क्या सारा का सारा चार्ज R1 दूरी पर ही है, वह कुछ भी नहीं पता हो ना, बेसिक नॉलेज भी हो ना, तो भी क्वेश्चन कर लेगा, एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछा है, पूरा का पूरा चार्ज क्या R1 दूरी पर है, तो सिंपल पोटेंशियल क्या लिख दूंगा, के Q1 बाय R1, के Q1 बाय R1, के पूरे चार्ज की दूरी यहां से R1 है, तो पहले की वजह से V1 कितना आएगा बेटा, के Q1 बाय R1, ध्यान से देख, के Q1 की वैल्यू निकाल चुका है, वो रही लैम्डा पाई R1, और बेटा ये R1, क्या R1 ने R1 को मार दिया, के लैम्डा पाई, ओहो के लैम्डा पाई, ये आ गई। सिमिलरली V2 क्या आएगा, अरे इसी से सोच ले, क्या के लैम्डा पाई आएगा, लैम्डा तो सेम है ना, लैम्डा तो सेम है, कितना आएगा, के लैम्डा पाई, तो नेट पोटेंशियल कितना बन जाएगा बेटा, नेट पोटेंशियल वो बन जाएगा V1 प्लस V2, कितना हो जाएगा बेटा, 2 के लैम्डा बाय, सॉरी 2 के लैम्डा पाई, बाय नहीं पाई, 2 के लैम्डा पाई, आया नहीं आया, आ गया, सॉरी तो मैच ही नहीं कर रहा, तो देख एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दिया है ना, तो के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेगा तो क्या है, लैम्डा पाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, मतलब कितना बन गया, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। बल्ले बल्ले आंसर आ गया। आया नहीं आया, आया नहीं आया। सिंपल क्वेश्चन, मैं इसको इजी कैटेगरी में पुट करूंगा। पोटेंशियल का एकदम लल्लू क्वेश्चन आया था, बेसिक नॉलेज, बेसिक फॉर्मूला। वैसे तो बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं बेटा। आंसर इज 2 सही आया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बड़े ही ध्यान से। अगला क्वेश्चन वापस 2023 का लिया गया है। देखते हैं क्या पूछा गया है। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस D and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? अगर एयर में मैं रखना चाहूं इन चार्जेस को और सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए तो कितनी दूरी पे मुझे इन चार्जेस को रखना चाहिए? तो बड़े यार ध्यान से देखो भाई, यार जो बोला जाए वो करो। फिजिक्स का तो मैं एक ही असूल मानता हूं, जो बोला जाए करते जा, जो बोला जाए करते जा। आंसर पर क्वेश्चन खुद पहुंचा देता है, हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेंस में स्पेशली। तो बड़े ध्यान से देख, 2 चार्ज दिए हैं, एक चार्ज है बेटा Q1 और एक चार्ज है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है बेटा, D। दे आर D डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी D। ठीक है, तो बेटा इन पे फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक मीडियम में रखे गए, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे K दिया है, तो एप्सिलॉन R या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है। K आ जाएगा Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1, एज सिंपल एज दैट। अब बोला गया इन्हीं चार्ज को एयर में ले चलो, ले चलते हैं भाई, हमारी प्यारी एयर, एयर में ले चले। तो कितनी दूरी पे रखें? मैंने कहा ये रहा चार्ज Q2, ये रहा चार्ज Q1, है ना। पहले उधर Q1 लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। इनके बीच में दूरी कितनी है? लेट अस से R कर दी मैंने। ये R बताना है कि फोर्स उतना ही रहे। तो बेटा इन पे फोर्स कितना लग रहा होगा, पहले खुद से लिख। फोर्स लग रहा होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा, यस और नो? हाँ, ये फोर्स इतना ही होना चाहिए। तो क्या इस फोर्स के लिए इक्वेशन 1 से पुट कर दो? कर दे भाई। 1 अपॉन फोर्स की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K D स्क्वायर, और इसको 1 की जगह लिख लेते हैं Q1 Q2, दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपॉन में R स्क्वायर। ये लिख दी। अरे F की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर पुट कर दो। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। देख, जो निमट रहे निमटा, खपाच खू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा R की वैल्यू कितनी आते हुए दिख रही है? क्या R की वैल्यू क्लियरली रूट के टाइम्स D आ रही है? रूट के टाइम्स D आ गई है, तो यही मेरा परफेक्ट आंसर है। परफेक्टो, रूट के टाइम्स D, ऑप्शन नंबर 1। बल्ले बल्ले, यस और नो? ये मीडियम कैटेगरी में आप मान सकते हो, जेईई मेंस के हिसाब से मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। आई होप आपको समझ में भी आ गया हो। जो क्वेश्चन में बोला गया क्या मैं वो करता गया, जो क्वेश्चन में बोला गया वो मैं करता गया और आंसर तक पहुंचता गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम बढ़िया है। मैच कर लेते हैं। ओ हो 1 ही आ रहा है, अपना भी 1 ही आ रहा है, मजा आ गया। अगले क्वेश्चन के लिए क्या आर यू एक्साइटेड? क्या आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं? क्या सीखने को मिल रहा है? मजा आ रहा है? हाँ सर, आगे बढ़ो भाई अगले क्वेश्चन में। बेटा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को करने के पहले स्क्रीन को पॉज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आया, पॉज योर स्क्रीन, खुद से ट्राई कर। अगर तूने क्वेश्चन पहले कभी ट्राई नहीं करा, फिर मेरा सोल्यूशन देख, मैच कर, किस तरीके से मैंने सोचा, किस तरीके से तूने सोचा, और किस तरीके से हम दोनों अपने अपने आंसर्स पर पहुंचे हैं। क्या हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं? अगर मैच कर रहे हैं तो किसका तरीका बेहतरीन है, और दोनों का तरीका सेम है तो बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन वापस 2023 से ही वापस क्वेश्चन लिया गया है। क्या बोला गया है? इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 2L 2L एंड L, ये डायमेंशन दिए, क्यूबॉइड है भैया, 2L 2L और L। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस S हैविंग एरिया 4L स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, एक क्यूबॉइड है, जिस रूम में आप बैठे उसको इमेजिन कर लो क्यूबॉइड है, उसमें से सरफेस का डायमेंशन क्या क्या है वो आप समझो। इस सरफेस का डायमेंशन मान लेते हैं 2L है
है ना, मेरे साथ इमेजिन करना, थोड़ा इमेजिनेशन का गेम है। ये 2L है, ये भी 2L है, तेरे पीछे वाली जो दीवार है ना उसका लेंथ और उसकी हाइट 2L और 2L मान ले, ये L है, ये जो है ये L है, तो क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड के ये वाला जो सरफेस मैंने लिया है 2L/2L का, 2L/2L का, यस और नो, क्या 4L² बना रहा है? इसके सेंटर पे बीचों बीच एक चार्ज रखा हुआ है। इमेजिन करो अपने रूम में तुम्हारी पीछे वाली दीवार 2L/2L की है, उसके सेंटर में क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। ये वाली लेंथ L की है, ये वाली लेंथ L की है। द फ्लक्स थ्रू द अपोजिट सरफेस 2S इज गिवन बाय, ओके, ओहो, समझते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, समझना। ये है भाई, ये है ना। इस L को यहां पर सेंटीमीटर ले लो, थोड़ा सा इजी करने के लिए क्वेश्चन को। बच्चे को LL में फील नहीं आती, जब बच्चे को LL में फील नहीं आती तो मैं कहता हूँ नंबर ले ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। जिस बच्चे को लग रहा है सर ये नंबर क्यों ले लिया, तो मत ले भाई नंबर, तो L में खेल ले। ये L, ये 2L और ये भी 2L। अब ये 2L वाले ये दो सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये सरफेसेस और ये सरफेस, इनका एरिया 4L² है, दिख रहा है। अब किसी एक सरफेस के एकदम फेस सेंटर मान लो आप, एक तरीके से थोड़ी सी केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो बीचों बीच क्या रखा हुआ है? चार्ज, ये रखा हुआ। ओहो, मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस में, इसमें से फ्लक्स बताओ भाई, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताओ। ये पूछ लिया गया भाई, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, थिंक अबाउट सिमेट्री फर्स्ट। मैं ट्रिक बता रहा हूं और टिप भी दे रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसके बारे में सोचोगे? सिमेट्री। कोशिश करो एक सिमेट्रिक सरफेस आप यहां पर क्रिएट कर पाओ। ये सिमेट्रिक आपको दिख नहीं रही है ना, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि एक सिमेट्रिक सरफेस क्रिएट कर पाऊं, एक सिमेट्रिक सरफेस बना पाऊं। तो सिमेट्रिक सरफेस क्रिएट करने के लिए मेरी बात ध्यान से सोचना है। तेरा रूम है, पीछे वाली दीवार के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है जो 2L/2L की, और ये वाली जो ब्रेथ है ये L की है। अब मेरे को सिमेट्री क्रिएट करनी है, कि ऐसा ही रूम इस दीवार के पीछे भी क्रिएट कर दूं। सोच, अगर ऐसा ही रूम इस दीवार के पीछे भी क्रिएट कर दिया तो बेटा ये तो 2L ही रहा, ये 2L ही रहा। अब ये L और पीछे वाला रूम आइडेंटिकल है तो वो भी L। क्या सब 2L 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 मतलब एक क्या परफेक्ट क्यूब मैंने बना दिया है, एक परफेक्ट क्यूब बना दिया है। और उस क्यूब के एकदम सेंटर में क्या चार्ज दिखेगा? इमेजिन करो भाई, इमेजिन। पहले इमेजिनेशन करवा रहा हूं, फिर यहां पे एनिमेशन से तो समझा ही दूंगा, बट क्या एग्जाम में एनिमेशन आएगा क्या? नहीं, इमेजिनेशन पावर चाहिए। इमेजिन करो सेम ऐसा ही बॉक्स अगर इसके पीछे लगा दिया जाए और यहां सेंटर पे माय डियर चार्ज है, तो सोच ये पूरा एक क्यूब बन जाएगा। ये और पीछे वाला रूम मिलकर क्या बन जाएगा? एक क्यूब, जिसके सेंटर पे ये चार्ज रहेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ऐसा होगा मजा आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूं। मैंने क्या करा, मैंने इसके जस्ट पीछे ये आइडेंटिकल ये रख दिया। अब देख, ये भी 2L हो गया है, ये भी 2L है, ये भी 2L है। क्या एक परफेक्ट क्यूब बनते हुए नजर आ रहा है? ये देखो, और इसके बीचों बीच आपको दिख रहा है, इसके बीचों बीच चार्ज है। तो सोच, इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा? Q/ε0। गॉस लो, अरे सोचो, Q इंक्लोज्ड बाय ε0 विल बी नेट फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा बेटा? Q/ε0। और सोचो, क्या सारे के सारे फेसेस सिमेट्रिक है क्या? ऊपर वाला फेस, बॉटम वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, फ्रंट वाला फेस, बिहाइंड वाला फेस, 6 फेसेस आर सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या 6 के 6 में से सेम फ्लक्स पास करेगा? तो बेटा एक फेस में से कितना करेगा? बेटा टोटल फ्लक्स इसमें से कितना पास कर रहा है? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज Q enclosed, that is Q/ε0 by ε0। और मुझे निकालना है केवल इस वाले में से, केवल इस वाले सरफेस में से। निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा? बिंदास निकल पाएगा सर, सिमेट्री है, सिमेट्री है तो सब में से बराबर होगा। तो अगर ये 6 में जा रहा है तो एक में कितना जाएगा? बाय 6 कर दो, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी Q/6ε0। कितना आ जाएगा? ये रहा भाई, लिखने की भी क्या जरूरत है, Q/6ε0। समझ में आया? 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन।
थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए थी बच्चे की। ऐसे हम खूब क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं जिसमें हम आपको सिमेट्री क्रिएट कर कर दिखाते हैं और उस सिमेट्री की हेल्प से फिर हम गिवन सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। वही सिमेट्री का वेरिएशन यहां पर लिया गया है और एक सिमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है। गॉस लॉ का ये क्वेश्चन था। मजा आया? आई होप आपको इस एनिमेशन से एकदम बढ़िया तरीके से बात की फील भी आई होगी और समझ में भी आया होगा और क्या आपको एग्जाम में इमेजिन करना है ये भी पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का इंतजार आई होप सभी को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसकी फील लेते हैं। आंसर 4 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं था, बल्ले बल्ले चली रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वापस 2023 से ही लिया गया है। आप देखो 2023 में कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बढ़िया क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यू कांट बी सेलेक्टिव इन अ टॉपिक ऑफ अ चैप्टर। बेटा सेलेक्टिव हुआ, हो सकता है जो नहीं पढ़कर गया वहीं से क्वेश्चन आएगा और हमेशा ऐसा ही फील होगा तुझे, यार यही नहीं पढ़कर गया था, यहीं से क्वेश्चन आया, फिर तू दोष देगा लक को। बेटा वो लक नहीं है, वो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, वो तेरी जिम्मेदारी है, वो तेरी दिक्कत है ना? चलो यहां पर देखते हैं 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी। तो बड़े ड्रॉप का यहां पर पोटेंशियल बताना है। अगेन पोटेंशियल से क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखते हैं क्या करें। फील करो, फील करो, फील करो। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स थी छोटी छोटी और सबको चार्ज करा गया था इस पोटेंशियल पर। तो आपको पता अगर ड्रॉप है, बड़े ध्यान से देख, तो किसी भी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? के क्यू बाय आर, यही होगा। बेटा पोटेंशियल कितना दिया है? 10 मिलीवोल्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, जहां पे आर मैंने ये जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स है ना, इनकी रेडियस मैंने आर मानी है। ऐसी कितनी ड्रॉप्स है? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। आइडेंटिकल है ना, एक जैसी, एक प्रकार, एक समान। ठीक है, यहां से क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? है ना, ये यार मैं मिली वोल्ट में लिया, आंसर ऐसे मिली वोल्ट में पूछा तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 10R अपॉन के, 10R अपॉन के। ये इतना चार्ज पे ये ड्रॉप, एक ड्रॉप चार्ज है इस चार्ज के साथ। अब इनको मिला दिया, एक बड़ी ड्रॉप बनाई, एक विशाल काई ड्रॉप बनाई मिलाकर। ओ हो, बिगर ड्रॉप। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है और इस पर चार्ज भी हो जाएगा कैपिटल क्यू। इसका पोटेंशियल पूछा है ना बेटा। इसमें चार्ज कितना आएगा बेटा? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स मिलेगी तो जो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज आएगा क्या वो इनके इंडिविजुअल चार्ज का सम होगा? बाय द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा, तो ये 64 पर एक पर इतना है तो 64 पर कितना होगा? इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या उतना ही चार्ज बड़ी ड्रॉप पे भी आ जाएगा? भैया चार्ज कहां जाएगा? अगर एक पे है, ऐसी 64 ड्रॉप्स को मिलाकर बड़ी ड्रॉप बनाई है तो वही चार्ज रहेगा जो इन 64 पर कंबाइंड था। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? बड़े ध्यान से देखो, 64 इंटू चार्ज ऑन वन ड्रॉप दैट इज स्मॉल क्यू, जिसकी वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं 10R बाय के बराबर। ये इस पर चार्ज आ गया। ओके, अब पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए, रेडियस चाहिए। इसकी रेडियस कितनी होगी? तो सोचो वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं ना। अरे जो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स मिलेगी उससे तो बड़ी ड्रॉप बनी है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 64, क्या ये बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा? एक्चुअली में मास कंजर्व्ड है और डेंसिटी क्योंकि सेम है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम भी सेम रहेगी। V इनिशियल विल बी इक्वल्स टू V फाइनल। वो पुट कर देते हैं, तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम और बड़ी ड्रॉप का हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहां से अगर अपन देखें 4/3 पाई 4/3 निमट लिए बेटा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? आर की वैल्यू आ रही है 4 4 जार 16, 4 जार 64, तो 4R। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई बेटा। क्यू आ गया बेटा, आर आ गया, क्या बल्ले बल्ले पोटेंशियल निकल जाएगा। पोटेंशियल कितना आ जाएगा? के कैपिटल क्यू बाय आर। ओहो, के की वैल्यू के ही रहने दो, क्यू की वैल्यू कितनी है? 64 इंटू 10 इंटू आर, हाँ, डिवाइडेड बाय के, इसलिए मैंने के को के ही रहने दिया, निमट लेगा। और आर की वैल्यू कितनी है? 4R, तो आर और आर भी निमट लिए। तो बेटा ध्यान से देखो, कट्टो पिट्टो मारो। हाँ, देख भाई, के और आर 4 से गया 16 टाइम्स तो 160 आ गया। तो पोटेंशियल कितना आ गया बेटा? 160 मिलीवोल्ट। आया नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन था यार।
ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे आपने अपने क्लास में भी करे होंगे। क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज तो कर कर देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको अपने क्लास नोट्स में भी जरूर मिलेगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो आपने पढ़ाई करी है मस्त है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक और बिना एंग्जाइटी के पेपर देना है, बिना घबराए पेपर देना है। हर क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुझे आता होगा, तू कर लेगा, बट लेकिन थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में करने के लिए नहीं होते, अगर कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जैसे कि जेईई एडवांस। मेंस में तो लगभग सभी कर सकते हो, क्योंकि भैया ऑप्शन भी तो मिलते हैं, है ना, सेक्शन बी में। हाँ, कुछ ही करने रहते हैं, कुछ छोड़ने रहते हैं, सेलेक्टिव। ठीक है, 160 आंसर आ गया भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखो क्या बोला गया है। अब 2022 का क्वेश्चन आया है। अरे बड़े देर बाद सर 2022 का आया है। मैंने कहा हाँ 2022 का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखो। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी। सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रॉपलेट है उसके पास मास है, अरे ड्रॉपलेट है तो मास होगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी फॉल करेगी नहीं करेगी? करेगी। अब यहां पर बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इफ ड्रॉप को हवा में ही लटका रखा है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, वो गिवन है। तो पूछा गया इस ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पॉजिटिव में दी भी है, तो ये अपन मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोल्यूशन देखो, मैंने क्या कहा, डायग्राम जरूर बनाए, डायग्राम जरूर बनाए, है ना। कितना ही आसान क्वेश्चन है, डायग्राम जरूर बनाए। बेटा नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा वेट, दैट इज mg। अब अगर इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होनी चाहिए। दिस शुड बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं, ये है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? अरे फोर्स विल बी इक्वल्स टू, कम ऑन एवरीवन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज, फोर्स कितना आएगा? क्यू ई, हर बच्चे को पता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा क्यू ई। क्या दोनों बरोबर कर दो? हाँ सर, इन दोनों को कर दो बरोबर। क्यू ई विल बी इक्वल्स टू एम जी। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, निकालनी है सर, एम जी बाय ई, एम जी बाय ई। सारी वैल्यूज पता है क्या? बिल्कुल पता है। वैल्यू पुट, आंसर ला, वैल्यू पुट कर, आंसर ला। एम की वैल्यू 0.1 ग्राम। माइंडेड, यूनिट का खेल, मेंस बहुत मजे लेता है यूनिट में, पहले ही कह रहा हूं, यूनिट्स में मेंस बड़े मजे लेता है। यूनिट्स का ध्यान रखना, यही मेरी टिप है तुम्हारे लिए। किसका ध्यान रखोगे भाई? यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना। ओके सर, याद रखेंगे ये बात आपकी। 0.1 ग्राम, तो 0.1 इंटू 10⁻³ 9.8 दिया है बेटा, इसको 9.8 रखो, है ना। जी दिया है इसलिए अपन वही ले रहे हैं, उसका कुछ फायदा मिल रहा होगा तभी बोला है। 4.9 इंटू 10⁵ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ये गया 2 बार, अरे गया नहीं गया, अरे गया नहीं गया, हाँ सर दिख तो रहा है, बात तो समझ में आ रही है। कैंसिल आउट करो, आंसर लाओ, कैंसिल आउट करो, तो ये गया 2 बार, 5 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 बनेंगे, और ये 0.1 और है तो 10⁻⁹ बनेंगे। तो क्या 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम विल बी माई आंसर। मैच कराओ, किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2, बल्ले बल्ले। देखो क्या आंसर 2 ही है। हाँ सर, आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की, एनएलएम की, काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगेन 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में और क्या सीखने को मिलने वाला है। बड़े ध्यान से देखो, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज आर। ठीक है भाई, ये मुझे दिया है, बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग सिलेंडर बोल दिया पहले ही। अ चार्ज पार्टिकल क्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सिलेंडर इन अ सर्कुलर पाथ, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, है ना। क्या पूछी गई है? काइनेटिक ऑफ पार्टिकल नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पूछा गया है ना, वो मिस प्रिंट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है। करो भाई इस क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को करो। दिखने में बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, बट देखो क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। करो भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछी गई है, कैसे करें सर, कैसे करें? अगर तू बड़े ध्यान से ऑप्शन को देख, ऑप्शन थोड़े अलग अटपटे नहीं लग रहे। इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे है, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, उसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया।
इसमें आर स्क्वायर नीचे है, इसमें आर स्क्वायर ऊपर है, इसमें आर स्क्वायर ऊपर, उसमें आर स्क्वायर ऊपर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना वेरिएबल में खेल रहे हो, दिख रहा है यहाँ पर वेरिएबल में खेल रहे हैं, तो दिमाग में एक चीज जरूर लाना कि कहीं यूनिट डायमेंशन से ही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कहीं यूनिट डायमेंशन से ही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। भाई उटपटांग लग रहा है मुझे, तो डर लग रहा है, एक लॉन्ग सिलेंडर है, उसमें चार्ज रखा हुआ, चार्ज है, और उसके बाहर एक दूसरा चार्ज उसका सर्कुलर मोशन कर रहा है, आधे बच्चे तो डर गए। और पूछी क्या गई थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो भैया तुझे इनकी डायमेंशंस तो पता है ना, देख कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, डायमेंशंस तो पता है। अरे पता ही नहीं पता डायमेंशंस, डायमेंशंस तो पता है। अगर बेटा इनकी डायमेंशंस पता है तो यस माय डियर, आप डायमेंशन एनालिसिस तो करो, देखो तो सही किन की डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी से मैच खा रही है, किन की डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी से मैच खा रही है। तो देखो, तो तुम ये पाओगे कि यहां पर केवल ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन के बराबर है, बाकी सबकी डायमेंशन मैच ही नहीं कर रही। अगर मैच नहीं कर रही, इसको उड़ाओ इसको उड़ाओ, 50-50 तो हो गया। आधा क्वेश्चन तो तूने यूनिट डायमेंशन से सॉल्व कर लिया, ये तुम्हारा टेम्परामेंट होना चाहिए। बाय चांस ये आंसर आ भी रहे हो तो समझ जाओ आंसर गलत आ रहा है भाई, नेगेटिव मार्क्स से तो बचोगे ना। ये सब चीजें दिमाग चलना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए पेपर सॉल्व करते वक्त। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बता भी रहा हूं कैसे सोचते हैं यूनिट डायमेंशन का, वेरिएबल में खेल रहे हो, वेरिएबल में खेल रहे हो और अलग अलग लग रहे हो तुम्हें ऑप्शन कि किसी में क्यू ऊपर, किसी में आर ऊपर, किसी में एप्सिलॉन नॉट ऊपर, किसी में नीचे, क्या हो रहा है खेल अलग अलग है। तो देख ले एक बार, चेक कर ले, हो सकता है कि 3 एलिमिनेट हो जाते, फिर तो एक आंसर बचता ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं बचती। ऐसा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आगे, आता है ऐसा भी मेंस में, है ना। चलो कोई बात नहीं, अपने को तो नॉलेज भी गेन करनी है, नॉलेज से समझना भी कि क्वेश्चन कैसे रियलिटी में सॉल्व होगा, तो वो देखते हैं हम, क्योंकि वैसे भी 2 ऑप्शन है, तुक्का तो मार नहीं सकता, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बट मैं सिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ओके, तो देखो यहां पर बड़े ध्यान से देखो, ये यहां पर क्या है, व्हाट इज दिस, ये मैंने बनाया एक लॉन्ग सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम में भी चार्ज है ना, क्योंकि बोला गया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज वॉल्यूम में, और कितना है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपको दे दी रो। तो सोचो यहां पर एक और चार्ज है जो इसके चक्कर काट रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिख रहा है। ओ हाँ, ये इमेजिन, ये दिमाग में चलना चाहिए, ये वहां कोई दिखाएगा तो नहीं ना भाई, ये कहाँ चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। ये इमेजिनेशन है आपके, इमेजिन करो, इमेजिन करने के बाद ये फिगर बना लो, एक सिलेंडर बना लो, एक यहाँ पे चार्ज बना लो। बेटा अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी फोर्स की तो रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स यहां पर कुछ ऐसे लगना चाहिए टुवर्ड्स दी सेंटर। अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ना सर्कुलर मोशन के लिए, कौन प्रोवाइड कराएगा, ये चार्ज है, ये चार्ज है। क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाँ। अब वो फोर्स कैसे निकालूं, मैंने कहा देख इसका चार्ज Q, अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, सोच अगर ये सर्कुलर रेडियस में ऐसे घूम रहा है तो क्या हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, हाँ सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो हर पॉइंट पर चेंज होगी, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी, हाँ क्यों, अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी सिलेंडर में और इसके बाहर पॉइंट लिया गया है। तो अगर मैं वहां पर एक आर रेडियस के सर्कल में घूमूं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगी, तो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। हाँ अगर मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा क्या वो क्यू ई के बराबर आएगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद है सर, कितना होता है, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। हाँ सर, एक लॉन्ग सिलेंडर की वजह से, सॉलिड सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आर दूरी पे कितनी हो जाएगी, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये बात तो समझ में आई सर, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ओके सर, क्लियर है सर, मजेदार बात है। ओके, अब क्या करें, अब देखो 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 देखो, हाँ फोर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर, अरे लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, मान लेते हैं आर रेडियस, यहाँ पर क्या गिवन है, क्या चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, ये नहीं बोला, और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज आर, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल बहुत दूर नहीं है ना, इसके पास ही है, तो इसको आर ही मान लो, क्योंकि देख अब वही टेम्परामेंट सी को हर जगह कैपिटल आर ही दिया है ना, तो अगर कैपिटल आर ही दिया है, स्मॉल आर का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो अपने को कैपिटल आर ही मान के चलना, अपने को मान लेना ये चार्ज सिलेंडर से बहुत दूर नहीं है, तो लगभग वो डिस्टेंस आर ही है, तो उसको अपन क्या लिख लेंगे, रो कैपिटल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मान के चलना है, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ जाएगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया।
अब बड़े ध्यान से देखो, यहां से mv² की वैल्यू निकाल लेते हैं। mv² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रो क्यू आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी? ध्यान से देख, इस पूरी इक्वेशन को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाफ से, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी? तो कितना आ जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी रो क्यू आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आंसर आ गया। मैच कराओ, किससे मैच कर रहा है? ओ, रो क्यू आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखी है। क्या क्या सीखा है भाई? कि आप थोड़े बहुत ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन से। हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाए, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज कि सर यहाँ पर इसकी दूरी नहीं दी थी, कितनी दूरी पे रिवॉल्व कर रहा है, तो सर वो तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा देख, नहीं दी ना तो टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड होना चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए कि यार वॉल्यूम आर दिए, सारे आंसर आर में, तो मान लो बहुत पास कर रहा है। ये कॉमन सेंस है जो आपको मान के चलना पड़ेगा। चलो भाई, आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर इज 1। मजा आ गया, बल्ले बल्ले। अगले क्वेश्चन की और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2022 का ही क्वेश्चन। मैं ये बताना चाह रहा हूं, फॉर्मूले, मैं कहता हूं ना, कोई भी टॉपिक मत छोड़कर जा, एटलीस्ट फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट तो तुझे पता होना चाहिए। देख, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला है बस, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। याद होगा तो टिक मारोगे, याद नहीं होगा तो आगे बढ़ोगे, याद होगा तो टिक मारोगे, याद नहीं होगा तो आगे बढ़ोगे। क्या है भाई? बड़े ध्यान से देखो, इन दी फिगर अ वेरी लार्ज प्लेन शीट, ये बहुत लंबी बड़ी प्लेन शीट है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज शोन। P1 and P2 are 2 points at distance L and 2L from the charge distribution. If sigma is the surface charge density, then the magnitude of electric field at E1 and E2 फील्ड E1 एंड E2 एट P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली आर। तो P1 और P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा पूछा गया है। तो एक इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी दोनों के लिए। तो E1 और E2 इस दूरी पे डिपेंड ही नहीं करती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ऑप्शन 3 होगा। मारो, आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन भाई इजी कैटेगरी नहीं, सुपर इजी कैटेगरी के होते हैं। मैं तो इनको बोनस क्वेश्चन बोलता हूँ। बोनस क्यों बोलता हूँ? क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आया इसलिए है कि जिसको कुछ नहीं आता, जो फॉर्मूला पढ़कर आया है, वो भी इस क्वेश्चन पे तो टिक मारे और आगे बढ़े। तो ये सुपर डुपर इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ये मैंने केवल इसलिए लिया था आपको ये बताने के लिए कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर एक कोई टॉपिक में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो भाई फॉर्मूले तो रट जा, तू बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ जा, तेरा काम हो सकता है उसी से हो जाए, उसी से हो जाए, है ना। चलो भाई, तो यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, आंसर इज 3। बल्ले बल्ले, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 का वापस से क्वेश्चन आया है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े तसल्ली से देखिएगा। क्या है? इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x, y, z meter in space is given by V equals to 3x square volt, the electric field at the point 1, 0, 3 meter will be। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है और मुझे पोटेंशियल दिया है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपने वर्क एनर्जी पावर में भी करे होंगे। तो अगर वर्क एनर्जी पावर में आता है तो यहां पर आपको आता है, और अगर यहां आता है तो वर्क एनर्जी पावर में आता है। सेम है, 100% एनालॉगस है, 100% एनालॉजी है, ठीक है, सेम है, डिट्टो। अगर वहां आता है तो यहां कर लोगे, यहां आता है तो वहां कर लोगे, एकदम सेम कंसेप्ट लगता है भाई। क्योंकि भैया एसेंस तो वही है ना, कंसेप्ट तो ना चेंज होंगे चीजों के। तो बड़े ध्यान से देखो, पोटेंशियल दिया और क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की हेल्प से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, याद आया? माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, याद आया? माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, याद आया? हाँ, ये फॉर्मूला। हाँ, अब देख, बड़े ध्यान से देख, v की वैल्यू कितनी दी है? 3x स्क्वायर। अगर v की वैल्यू 3x स्क्वायर दी है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल y और z के रिस्पेक्ट में तो शून्य है, तो इनको तो निपटाओ पहली फुर्सत में, खपाच खपाच। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल x एक्सिस के अलॉन्ग होगी। बट मेरी बदकिस्मती मानो
या चालाकी मानो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया उसकी, कि सारे ही एक्स एक्सिस के अलोंग दिए हैं। यहां अगर वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होता, बल्ले बल्ले उनको तो मैं निपटा देता, उनको तो मैं उड़ा देता। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। अब देखो v की वैल्यू है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा, तो माइनस का 6x कितनी आ रही है? e की वैल्यू आ रही है माइनस का 6x आई कैप। ओके, माइनस का 6x आई कैप कहां पर निकालनी है? 1,0,3 पर निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है 1,0,3 पर। 0,3 का कोई काम नहीं है, केवल x का फंक्शन है, तो 1 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? -6 आई कैप। मतलब किस तरफ है? नेगेटिव x में। नेगेटिव x, बाकी दो को निपटाओ। और कितनी है? 6 वोल्ट पर मीटर है। बल्ले बल्ले, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया नहीं आया? बात समझ में आई नहीं आई? हर बच्चे को एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व क्वाइट इजीली, यस और नो? मेड इजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहां से है? 2022 का ही ये क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से देखो, आजकल ये ट्रेंड है। अरे ट्रेंडिंग है ये ट्रेंडिंग है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मेंस में बहुत ट्रेंडिंग हो रखे हैं जब से एनटीए कंडक्ट कराने लगा है पेपर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको आने चाहिए, स्टेटमेंट वाले, ट्रू और फॉल्स टाइप, करेक्ट एंड इनकरेक्ट टाइप। हाँ, तो देखो क्या बोला गया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए और यहां पर पूछा गया है क्या दोनों करेक्ट है, क्या एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, क्या दोनों इनकरेक्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब चीजें यहां पर पूछी गई है। अपन तो स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। आपको पता है अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो अंदर इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है। और क्या कंडक्टर का सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल होता है? सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है विद इन एंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बेसिक नॉलेज ऑफ कंडक्टर हर बच्चे को पता होगा। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। जैसे ही देखिए स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो भैया कुछ ऑप्शन तो निपटाओ। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी हटाओ। अब तो 1 और 3 में खेल है। स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। कंडक्टर के जस्ट बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही दिखेगी कंडक्टर से? हाँ सर, क्यों? सोच, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट ले लूंगा, एक अलोंग दी सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जो अलोंग दी सरफेस वाला कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या वो पोटेंशियल चेंज कर देगा अलोंग दी सरफेस? जबकि मुझे पता है वो स्टेटमेंट 1 से कॉन्ट्राडिक्शन है कि भैया पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, इक्वल पोटेंशियल सरफेस होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग दी सरफेस नहीं आ सकता, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही होगा, ये गारंटी है। ओके, तो क्या हो गया? सेकंड भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो यही पूछा गया था, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आंसर आया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया। आंसर मैच कर लो। ओ बल्ले बल्ले, सही सोचा, सही समझा, सही सीखा। क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ी सी गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन कहां से है? 2022 से है। थोड़ी सी मैकेनिक्स को मिक्स करा गया है, थोड़ा सा फ्रिक्शन का कंसेप्ट जोड़ा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। बड़े ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed on a horizontal table with separation L between them such that they stay in limited equilibrium। भैया एक टेबल पर दो इक्वल चार्ज रखे गए हैं, है ना, और इनके बीच की दूरी कितनी है? L है। तो यहां पर आपको बोला गया इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कैसे? सर ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो भागेंगे। इक्विलिब्रियम में होंगे कैसे हैं देखते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज इतना, मतलब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और इसलिए बोला गया है लिमिटेड इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर एग्जर्ट हो रही है और ये दोनों चार्ज किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो भैया इनका एक रफ डायग्राम तो बनाना बनता है। मैंने पहले ही बोला है आधा क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व होता है डायग्राम से। डायग्राम बनाओ, देखो ये टेबल बना दी, ये दो चार्ज रख दिए Q और Q, बीच के सेपरेशन रख दिया L। अब सोच इन पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? इक्विलिब्रियम में है, लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे जरा जरा देखें। देख भाई, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा रिपल्शन का, कितना लगेगा बेटा? दोनों चार्ज बराबर है तो K
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लगेगा। हाँ सर, और क्या फोर्स लगेंगे? मैंने कहा बड़े ध्यान से देखो, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा? अरे फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो चीजें जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, रिलेटिव मोशन नहीं चाहता, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो उधर ही लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन उधर ही लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, ये लग रहा है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन भी कौन सा लग रहा है? लिमिटिंग। लिमिटिंग। ये लग रहा है। दोनों को इक्वेट कर दो तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा। के क्यू स्क्वायर, ध्यान से देख बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एम जी, क्योंकि यहाँ पर एम जी नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो म्यू एन होता है। हाँ, तो म्यू एम जी लिख दिया कि नॉर्मल और एम जी यहाँ पर बराबर है। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी। ये बात समझ में आई? वैल्यू पुट करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ध्यान से देखते जा। क्यू स्क्वायर, क्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻7, तो 4 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। ये हो गया, यस और नो? डिवाइड कर दो एल स्क्वायर से, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी। म्यू दिया 0.25, मास कितना दिया बेटा इसका? 10 ग्राम। कन्वर्ट करो केजी में, 10 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू दी है 10। ये लगा दो। यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है, वैसे तो अब मैथ्स है तुम कर ही लोगे, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। 9 इंटू 4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 0.25 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻³ है ना? ओके सर, बात तो समझ में आई सर, बढ़िया भी लगी। थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, खुद से कर लो यार, आगे तो करूँ मैं? चलो कर दो सर। देख, 10 और 10 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 7। 10 की पावर 7 और ये जाएगी तो 10 बन जाएगी, 10 बन जाएगी तो 10 की पावर -4 बचेगा यहाँ पर, है ना? तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर है भाई, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड में बचेगा 0.25। ये एल स्क्वायर आ रहा है, तो एल कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे लिख लेते हैं, एल हो जाएगा, इसका रूट ले लो, तो 9 का तो हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 की पावर में -2 और डिवाइड में बचेगा बेटा 0.5, है ना? ये होएगा ना? एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई। 9 में से 2 गए 7, 7 में प्लस हुए तो 3, तो -4 बचा तो -2 आया। सब कुछ सही है सर, एकदम बढ़िया है, एकदम भौकाल है। देखते हैं आगे क्या होगा। 0.5 हटा दो और यहाँ पे एक 10 लगा दो, ये कट जाएगा 2 बार, तो 3 2 जार 6 2 जार 12, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगा, तो क्या 12 सेंटीमीटर लिख दें सीधे ही, क्योंकि दिया तो आंसर सेंटीमीटर में ही होगा। 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। देख लो भैया, बल्ले बल्ले होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं। क्या बल्ले बल्ले होगी? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? कम ऑन, कमेंट तो कर दो जरा, बल्ले बल्ले होगी या नहीं होगी? देखते हैं। बल्ले बल्ले, ये लो, हो गया क्वेश्चन। चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से? वापस 2022 से लिया गया क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए, खूबसूरत क्वेश्चन। देखो क्या है? A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho coulomb per meter cube. The electric field inside the cylinder volume at a distance, इस डिस्टेंस पे पूछी गई है, फ्रॉम इट्स एक्सिस, एक्सिस से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या है भैया? अभी अभी देखा था ना, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालनी थी, इसमें अंदर निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ध्यान से देख, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे r क्या है? एक्सिस से दूरी, जो कि यहाँ पर x है और x की वैल्यू गिवन है। ओ फिर तो क्या, बस वैल्यू पुट करनी है। ये r की जगह क्या है? x है, और x की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? देखो 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो गिवन है, 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो ये गिवन है, डिवाइड में क्या है? 2 एप्सिलॉन नॉट, खपाच खू कितना आ गया? 1। खत्म, खत्म भाई खत्म, यही था। हाँ हाँ भाई, यही था, यही पूछा गया था।
फॉर्मूला पता है, बस आंसर पुट करना है, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना। सर ये क्या आ गया, मैंने कहा समझो क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग होती है, तो हमको कंसेप्ट पे फोकस रखना है। जरूरी तो है सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है यहां पर तो आपको ये चार्ज डेंसिटी क्या दी थी माय डियर, कांस्टेंट दे दी थी, इसलिए काम चल गया। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं देता तो फिर क्या करते, तो फिर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता। आप यहां पर क्या करते, एक्स दूरी पर जाकर, एक्सिस से जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट पर जाकर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। यहां पर कैसी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, सिमेट्रिक। कैसी, सिमेट्रिक। वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल। तो यहां पर ऐसे एक्स दूरी पर जाकर इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पर ऐसे कुछ गॉसियन सरफेस मुझे लेनी पड़ेगी। ये मेरे पास आ गई गॉसियन सरफेस, ठीक। अब अपने को क्या लगाना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोव्ड है ना वो लिखना पड़ेगा। इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इंक्लोव्ड है वो लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बेटा, इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इंक्लोव्ड है वो लिखना पड़ेगा। यहां तो क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट थी तो अपन सीधे लिख सकते थे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, रो इनटू पाई एक्स स्क्वायर इनटू एल, सीधे लिख देते हैं क्यू इंक्लोव्ड। लेकिन सोचो अगर ये रो कांस्टेंट नहीं दिया जाए तो फिर क्या करूंगा, फिर मुझे एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। एक थिन सिलिंड्रिकल शेल कंसीडर करना पड़ेगा जिसकी थिकनेस dx हो। फिर उस थिन सिलिंड्रिकल शेल के लिए आप डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए उसका dq चार्ज निकालोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, टोटल चार्ज आएगा सिलेंडर में, और फिर वो टोटल चार्ज इन सिलेंडर आने के बाद आप गॉस लॉ लगा पाओगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर, E डॉट डी आर या ds। अपन तो गॉस लॉ लगा रहे हैं ना, dr तो नहीं आएगा भाई, ds क्या आएगा, ds सरफेस इंटीग्रल करेंगे विल बी इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड, जो आप कैलकुलेट कर चुके हो इंटीग्रेशन परफॉर्म करके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ये अप्लाई करके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैं वो भी सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट ना हो। तो बेटा इस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। ये सीख भी आपको देनी थी, वो मैंने दे दी है, ठीक है। आंसर तो ठीक है, 1 आ गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बल्ले बल्ले चली रही है, बल्ले बल्ले चलने दो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, हंसते खेलते कूदते पढ़ाई करेंगे और एग्जाम भी दिए आएंगे और क्लियर भी कर आएंगे, रैंक भी ले आएंगे, मन पसंदीदा कॉलेज में भी चल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 का ही ये क्वेश्चन है, 2022 का ही ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। डाइपोल्स पर क्वेश्चन आ गया। सो डाइपोल पर तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कहा इसलिए मैंने कहा वैरायटी कवर करी है हमने, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, पोटेंशियल, कंडक्टर, और यहां पर देखो डाइपोल। तो डाइपोल पर क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस एंड दैट are placed in two different uniform electric fields of strength this and that respectively. The ratio of maximum torque experienced by the electric dipoles will be 1 by x, the value of x is। तो यहां पे टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनका रेशियो 1 बाय एक्स गिवन है, आपको x की वैल्यू बतानी है। खटाखट देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाए तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ध्यान से देख, टॉर्क लगेगा उस पर डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, P क्रॉस E लगता है। हाँ, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। अगर मुझे टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, टॉर्क अगर मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम टॉर्क सोच, ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो जाए। जब साइन थीटा क्या हो जाए, इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो उस केस में टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। और टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, PE। कितनी आएगी बेटा, PE। बस अब मुझे क्या करना था, इनका रेशियो निकालना था। तो टॉर्क मैक्स 1 डिवाइडेड बाय टॉर्क मैक्स 2, इनका ही तो रेशियो निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, P1 E1 अपॉन P2 E2। P1 कितना है बेटा, ये रहा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -30, है ना। हाँ सर, हाँ सर, ये रहा P1। और E कितना है, ये रहा 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। डिवाइड कर दो किससे, करते हैं, डिवाइड कर दो किससे, रुको। P2 और E2 से। P2 कितना है, ये रहा 2.4, करो भाई, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -30। और E2 कितना है, 15 इंटू 10 टू दी पावर 4,
अब कट पिट जाएंगे भैया, आंसर आ जाएगा इसमें। अब आगे मेरा कोई बहुत बड़ा रोल बचा नहीं है, कट पिट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो, कटे 2 बार और कटा 3 बार, कितना आ गया 1/6। अरे बाकी तो कट ही गया ना, 1/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। दिस इज माई करेक्ट आंसर। देख ले, बल्ले बल्ले। तो टॉर्क, डाइपोल अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो आपको ये भी पता होता, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू पी ही होती है। उनका ही रेशियो पूछा था, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2021 से लिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, 2021 से। ओके, देखो क्या बोला गया है। 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by threads of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical? छोटा एंगल थीटा वर्टिकल के साथ दोनों रस्सियां बना रही है, दोनों पे जो टेनिस बॉल लटकी हुई है वो आइडेंटिकल है, उन पे मासेस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ठीक है। तो आपको उनके बीच का सेपरेशन बताना है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऑप्शन ये रहे। सर आपने एक चीज समझाई थी। मैंने कहा क्या समझाई थी, जरा बता 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 मुझे। मैंने क्या चीज समझाई थी? सर आपने एक चीज बढ़िया समझाई थी कि अगर वेरिएबल में खेल हो रहा हो, अगर खेल वेरिएबल में हो, ऑप्शन वेरिएबल्स में हो, अरे वेरिएबल का मतलब समझ रहा है ना कि नंबर नहीं है, एल एप्सिलॉन नॉट एम जी ऐसे है, तो क्या चेक करना चाहिए? यूनिट एंड डायमेंशन। अगर अलग अलग टाइप के दिख रहे हो, देखिए यहां पर पावर 1/3 है, लेकिन यहां पर m का स्क्वायर हो गया, l का स्क्वायर हो गया, यहां पर ही पावर 1/3 है, लेकिन यहां पर देखो g का भी स्क्वायर हो गया, ये अलग अलग दिख रहे हैं, और इधर देख पावर हाफ ही है। ये क्वेश्चन को यू डोंट नीड टू सॉल्व एट ऑल, जस्ट चेक फॉर यूनिट एंड डायमेंशन। आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर आनी चाहिए। यूनिट कैसी आनी चाहिए? मीटर में आनी चाहिए, समझ रहे हो? एल डायमेंशन आनी चाहिए। जिस ऑप्शन में एल डायमेंशन है वही करेक्ट आंसर है, बाकी गलत है, क्योंकि सारे ऑप्शन वेराइटी के हैं। कहा था ना टेम्परामेंट, कहा था ना एटीट्यूड, कहा था ना लॉजिक आने चाहिए। अरे ये गेम बहुत बड़ा है, ये कंपटीशन है, केवल सब्जेक्ट नॉलेज से क्रैक नहीं होता, बाकी ट्रेड्स भी आपके अंदर होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही ये बात बोली थी, ठीक है। तो आओ भाई देखते हैं, एक ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा, यूनिट डायमेंशन से देख के करना, बिंदास तू पाएगा, वही सही है जो मैंने समझाया था। लेकिन मुझे तो भाई सब्जेक्ट नॉलेज भी तो देनी है, जरूरी तो नहीं ना हर बार ऐसी बाजी फंसे, जरूरी नहीं है हर बार ऐसी बाजी फंसे, सब्जेक्ट नॉलेज भी देनी है। तो देखो भैया, देखो क्या करा गया है, मैंने कहा डायग्राम बनाओ। एक पॉइंट से 2 टेनिस बॉल को लटकाया गया है 2 रस्सियों से, जिनकी लेंथ एल और एल है। ये सेम एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड कर रही है। दोनों टेनिस बॉल आइडेंटिकल टाइप की, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है ना। तो अब यहाँ पर सोचो, किसी भी एक बॉल को पकड़ लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस वाली बॉल को देख, तो इस पर mg लगेगा नीचे, ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेगी इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगी, दिख रही है बेटा। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, इनके बीच का सेपरेशन x है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। बेसिक कंसेप्ट मेरा क्या कहता है, बेसिक नॉलेज मेरी क्या कहती है, एकदम फंडामेंटल से चलूं तो इस टी के कंपोनेंट कर लो, टी कॉस थीटा इधर, टी साइन थीटा इधर। टी कॉस थीटा mg के बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा fe के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूंगा fe में, क्योंकि x आएगा, है ना। एलिमिनेट कर कुरा कर। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही हो, बेसिक है। हम इसको स्मार्टर वे से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस पर मात्र 3 फोर्सेस लग रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस पर मात्र 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, तो हम लगा सकते हैं लामीज थ्योरम। अरे याद है नहीं याद? लामीज थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो बेटा। कभी कभी क्वेश्चन लामीज थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं, तो इसका ध्यान रखना। अगर नॉर्मल तरीके से तुझसे सॉल्व नहीं हो रहे और किसी बॉडी पर जो इक्विलिब्रियम में 3 फोर्सेस दिख जाए, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कहीं लामीज थ्योरम लगाकर तो जल्दी आंसर नहीं आ जाएगा, कहीं मैं यूं ही गलत मैथमेटिक्स में तो नहीं फंस रहा हूं। हाँ, तो लामीज थ्योरम का ध्यान रखें। मैं इस क्वेश्चन को लामीज थ्योरम से ही करूंगा, थोड़ा आसान पड़ेगा, स्मार्टर अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच है। बड़े ध्यान से देख, इस बॉल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये क्यू चार्ज है ना, टेनिस बॉल। इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बेटा। ऐसे लग रही है टेंशन टी, नीचे लग रहा है mg, और इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। ये लग रहे हैं यहाँ पर फोर्सेस बेटा। अगर आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये एंगल यहाँ पर थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम मुझे टेंशन का कोई खेल नहीं है। इस Fe की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगी k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर।
मुझे तो x निकालना है, मैंने कहा mg की हेल्प से निकालते हैं। fe के सामने वाला एंगल देख, fe के सामने वाला एंगल देख, क्या तुझे ये एंगल वो दिख रहा है बेटा? ये एंगल क्या 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। mg के सामने वाला एंगल देखिए 90 और ये थीटा, क्या 90 प्लस थीटा है। लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं माय डियर? लामीज थ्योरम लगाओ। क्या लिखोगे? Fe अपॉन, Fe की वैल्यू भी पुट कर देते हैं बेटा अपन तो, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड करो किससे? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, इसके सामने यही एंगल है, और दैट विल बी इक्वल्स टू mg के सामने वाला एंगल देख, mg अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ये आ गया बेटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा एंड दिस विल बी mg अपॉन कॉस थीटा। कितना दिख रहा है? mg अपॉन कॉस थीटा। बेटा क्लियरली बोला गया स्मॉल एंगल, क्या बोला गया? स्मॉल एंगल। क्वेश्चन में स्मॉल एंगल बोला गया है। अगर बेटा एंगल स्मॉल है तो आपको पता है कॉस थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। हाँ सर, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से देखो तो बेटा ये लेंथ कितनी दिख रही है आपको? ये लेंथ कितनी दिख रही है? कम ऑन, x/2, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ गिवन थी l, तो साइन थीटा के x/2/l आ गया, यहाँ पे पुट कर दे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आ गई x/2l, तो 2l यहाँ लगा देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू mg, क्योंकि cos थीटा तो थीटा बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया है। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x क्यूब बन रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखो, x की वैल्यू आ जाएगी 2, एप्सिलॉन नॉट में दिया है क्या? हाँ, k को 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट रख तो 2 पर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, तो ये आ जाएगी के एल क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इस पूरे की पावर में क्योंकि क्यूब था तो 1/3। मैच करो। अरे के तो हट गया ना यार, के को तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया ना, के क्यों लिख रहे हैं अपन? हाँ, तो देखो एल क्यू स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3। बेटा बाकी सारे डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है, तो ये सब बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी। वैसे लामीज थ्योरम एक अच्छी थ्योरम है, याद रखना। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में 3 फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, 3, लामीज थ्योरम लगाएगा जल्दी आंसर पाएगा, इसका हमेशा याद रखना। वो मुझे यहाँ सिखाना था, वो सिखा दिया, नॉलेज आपको दे दी है, टेम्परामेंट आपको सिखा दिया है, एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हार नहीं माननी, क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको उसी वक्त सेलेक्टिव भी रहना है। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन आ जाए तो ये दम भी रखना है कि मैं उसको छोड़ दूं, उसको नेग्लेक्ट कर दूं, उसके बारे में ज्यादा सोचूं नहीं। तो फिर कभी और मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे ले रहा हूं इजाजत, कभी और मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू समटाइम।